अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हैं? आप देख रहे हैं मेरा चैनल टीचर्स पोल्ट्री फार्मिंग यानी कि टीपी फार्मिंग। आज हमारा डे 16 है, तो 17 सॉरी। तो इसमें मैं आपको चूज़ों की एक्टिविटी दिखाना चाह रहा था कि किस तरह से चूज़े पूरे फार्म के अंदर घूम रहे हैं। कल चूज़ों का थोड़ा सा तबीयत थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी। हुआ ये था कि इनकी बीटें बिल्कुल पतली आ रही थी और रेडिश कलर की हल्की सी आ रही थी। ऐसा सच उसमें कॉक्सी तो नहीं थी, लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा ट्रीट ना करते तो वो कॉक्सी की तरफ भी जा सकती थी। तो उसमें यह था कि उसकी बीटें हमने देखी हैं, रेडिश टाइप थी। तो उसमें फिर हमने ट्रीटमेंट के तौर पे हल्दी और दही की मिकदार को ना आपस में मैश करके तकरीबन हल्दी जो है ना, ये एंटीबायोटिक भी है, एंटीपैरेटिक भी है, और जो आंतों के अंदर हल्के से अगर ज़ख़म भी हो जाते हैं तो ये उसको भी कवर अप करती है, जिससे उसकी बीटें जो है ना बेहतर हो जाती हैं। तो आपको रिज़ल्ट उसका फ़ौरन नज़र आ जाता है। हल्दी जो है ना, एक तो है इसकी मिकदार के हवाले से अगर डिस्कस करें तो ये तो होम्योपैथिक है। आप समझ सकते हैं कि अगर इसमें थोड़ी सी मिकदार इसकी ज़्यादा भी चली जाए तो उसमें ऐसा इशू कोई नहीं होता। वैसे जो प्रिस्क्राइब्ड क्वांटिटी है वो 200 ग्राम 150 ग्राम एक बैग के अंदर हम चला सकते हैं, लेकिन क्योंकि इनकी बीटें आ रही थी तो इनको हमने फ़ौरी तौर पे सेट करना था। थोड़ी सी मिकदार इसकी हमने इसलिए हल्दी की बढ़ा दी है। हमने आधी बोरी के अंदर 200 ग्राम जितनी इसके अंदर हल्दी ऐड की है, और हमने 1.5 kg जितने दही और हल्दी को मिक्स करके थोड़ा सा उसमें आधा गिलास पानी का डाल के उसका जो है ना हमने बना लिया है। उसके ऊपर हमने फीड के ऊपर छिड़का के उसको हाथों से मसल के ना वो इसके लिए तैयार कर ली थी, और फिर इनको दी है। इससे उसका जो मसला आ रहा था, बीटें पतली थी और रेडिश टाइप थी थोड़ी सी, वो इनकी बेहतर हो गई हैं। दूसरा फिर हमने इसको ना कोलेस्टीन का पानी दिया है। कोलेस्टीन जो है ना, वो इकोलाई डिजीज़ जो होती हैं, वो आंतों की सोजिश वगैरह उसको भी बेहतर करती है। तो फीड में हमने वो हल्दी और अपना दही का कम्बिनेशन ऐड किया था, और उसके अलावा हमने फिर जो पानी के अंदर दिया था वो हमने इसको कोलेस्टीन, वो हमने इसको अब 3 दिन चलानी है। 2 दिन हमने चलाई है, हमें काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट मिल गया है। यानी कि अब किसी भी चूज़े की बीट उस तरह से नहीं है जिस तरह से वो नज़र आ रही थी। लेकिन फिर भी जो एंटीबायोटिक का असूल है, तो इसमें यही होता है कि आपने 3 से 5 दिन तक उसको कंसेक्टिव चलाना होता है। कुछ फार्मर करते हैं कि 16 घंटे का पानी दे दिया फिर प्लेन वाटर दे दिया, इस तरह से भी चल सकता है। लेकिन मैं इस चीज़ को जो है ना प्रॉपर तरीके से करता हूँ कि मिकदार जो प्रिस्क्राइब्ड है उस मिकदार से भले थोड़ा सा आप कम दे दें, लेकिन उसको कंसेक्टिव मुसलसल पानी देते रहना है हमने, वही 3 दिन। तो उससे मुझे ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट आया है। मेरी मेडिसिन भी उतनी यूज़ होती है। अगर मैं उसको तेज़ डोज़ बना के 16 घंटे का पानी दूँ फिर प्लेन वाटर चलाऊँ, या मैं हल्की डोज़ चला के तो उसको मुसलसल ही वही पानी देता रहूँ। 5-5 घंटे का पानी मैं इसको रखता हूँ, फिर उसको चेंज कर लेता हूँ, फिर नया पानी आ जाता है। तो इस तरह से जो है ना हमने इसका सेटअप चलाया हुआ है। तो माशाल्लाह चूज़े हेल्दी हैं, फिट हैं, और जो है ना अभी हम इसको 3 टाइम ही फीड दे रहे हैं। कुछ दिन इसी तरीके से रहेगा, फिर जैसे ही हम इसकी फीड 2 टाइम पे करेंगे, स्विचिंग करेंगे, तो फिर मैं उसको लेटेस्ट वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगा। फ़िलहाल दिन का टाइम था तो हमने ये देख सकते हैं ब्रूडर ड्रम भी चल रहा है और उसका धुआं भी थोड़ा सा निकल रहा है। तो लेकिन ये जो हमने साइडों से पर्दे गिरा दिए हैं, इसका धुआं भी एग्जॉस्ट हो रहा है और बाहर से हवा भी आ रही है। वेंटिलेशन का निज़ाम बेहतर हो गया है। चूज़ा पहले एक जगह पे सेट होकर बैठा था। सर्दियों में मैं आपको एक बात बता दूं, सर्दियों में जब बाहर धूप निकली हुई हो तो आपने लाजमी पर्दा गिराना है। एक तो उससे आप अपने टेम्परेचर मीटर को भी देखेंगे। भले आप भट्टी को तेज़ कर लें, वो टेम्परेचर आपको नहीं मिलता जितना कि फार्म ठंडा ही होता है अंदर। तो अगर बाहर धूप है तो आप पर्दा गिरा दें तो आपका टेम्परेचर एकदम बेहतरीन, और फार्म के अंदर जो स्मेल और गैसेस आपको फील हो रही होती हैं वो भी निकल जाती हैं। एकदम फ्रेश एटमॉस्फेयर बन जाती है। उससे चूज़ा भी आपका पहले सेट हो के बैठा होता है भट्टियों के करीब, तो जैसे ही आप खोल देते हो लाइट भी आती है, फ्रेश एयर भी आती है, पूरे फार्म में वो घूमना शुरू कर देता है, छिलके के अंदर खेलना शुरू कर देता है। तो इस तरह से था। और आज हमने इसको थोड़ा सा पालक की भी 1-2 गंडियाँ उसको भी हमने काट के ना बारीक, तो वो इसको छिड़काव करके थोड़ा सा पालक भी दिया है ताकि इसकी बीट पे फोकस किया है मैंने।
थोड़ी सी हार्ड आ रही थी, तो फिर मैंने कहा एक आधा टाइम इसको हम पालक दे के देख लेते हैं। तो ये पोल्ट्री जो है ना बेसिकली बीठों की ही साइंस है। इसमें आपने चूज़े के फेस एक्सप्रेशन देखने हैं और उसके चलने घूमने के जो है मूवमेंट, उसको आपने फोकस करना है कि वो किस तरह से कर रहा है, एज यानी कि वो नॉर्मल बिहेव कर रहा है या उसको कोई इशू है। तो दूसरा आपने इसको बीठों से ही फोकस करना होता है कि बीठें पतली आ रही हैं, ब्राउन कलर की हैं, ग्रीन कलर की हैं, सख्त ज़्यादा है, नरम ज़्यादा है। बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि चूज़ा बीठ प्रॉपर करे, अच्छी बीठ करे। तो अगर वो नरम बीठें कर रहा है तो उसको हार्ड करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, अगर हार्ड कर रहा है तो उसको नरम करने के लिए, अगर ज़्यादा नरम हो गई हैं तो फिर उसको किस तरह से हम कवर अप कर सकते हैं ताकि बॉडी का पानी भी इसका लूज़ ना हो। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था इसमें कब्ज़ का इशू आ रहा था, तो हमने गुड़ का कको जो है ना वो ऐड किया था। उससे ये है कि हमने 3 दिन कंसेक्टिव चलाया, उसके बाद इसमें थोड़ी सी बीठें पतली आनी शुरू हो गई हैं। तो एक दिन मैंने कहा कोई बात नहीं, पतली चलती रहें कोई नहीं, उससे इसकी फ्लशिंग हो जाएगी प्रॉपर। फिर जब ज़्यादा पतली आने लग गई हैं, नमकियात की कमी होने लग गई है, चूज़े मेरे एक दूसरे के ऊपर झपटने लग गए हैं, काटने लग गए हैं, तो मिनरल्स और नमकियात की कमी हो जाती है ना अगर लूज़ ड्रॉपिंग्स हो। तो फिर मैंने उसको फ़ौरन जो है ना ये हल्दी और दही का कम्बिनेशन दिया है और साथ में उसको कोलेस्ट्रीन का पानी दिया, उससे इसकी बीठें भी प्रॉपर आ गई हैं बिल्कुल। और ये इसमें अब काटने वाली जो अदा थी, जिस तरह वो लड़ झगड़ रहे थे, फार्म के कोने कोने से चाँ चूँ की आवाज़ें आ रही थी, अब वो सीन भी ख़त्म हो गया है और प्रॉपर एयर दी है। तो इस तरह से आपने अपने फार्म के अंदर बैठ के, चूज़ों के पास बैठ के आपने चुप करके उनकी एक्टिविटीज़ देखते रहनी है कि किस तरह से वो कर रहे हैं। आया कि वो लड़ झगड़ के मूड में है, अगर वो लड़ते झगड़ते हैं तो आपने 3 चीज़ों का ख्याल रखना है, क्योंकि लड़ते वो इन्हीं 3 चीज़ों की वजह से हैं कि अगर उनको एरिया आपने कम दिया हुआ है, स्पेस इम्प्रॉपर है, या आपने उनको फीड कम दी हुई है, फीड डेफिशिएंसी। तीसरे नंबर पे जो अहम चीज़ है वो है लाइट, क्योंकि जब हम ब्रूडिंग करते हैं तो हमें यही बताया जाता है कि इसकी लाइटें आपने नीचे रखनी हैं ताकि इससे उसको हीट भी मिले और तेज़ रोशनी मिले। तेज़ रोशनी वो ब्रूडिंग टाइम तक ठीक चलती है, यानी कि आप 4 से 5 दिन तक लाइट नीचे रखें। उसके बाद आपने डे बाय डे जो लाइट है उसकी तार जो है उसको आपने ऊंचे से ऊंचा करते जाना है ताकि लाइट स्कैटर्ड होती रहे, एक जगह पे फोकस ना हो। और तेज़ लाइट वाले जो बल्ब हैं आप उनको उतार के लाइट जो है ना कम इंटेंसिटी वाले बल्ब वो आपने यूज़ करने हैं ताकि मध्यम सी रोशनी रहे। क्योंकि जब ये बीट करते हैं झुक के, आपने फोकस किया होगा, जब झुक के ये बीट करेंगे तो इसमें इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि वो जो है ना जिस तरह से रेड पोर्शन नज़र आता है, तो साथ जो चूज़ा ठहरा होता है, एक चूज़ा बीट करता है, उसका जिस्म अंदर से रेड नज़र आता है, रोशनी अगर तेज़ होगी तो उसको नज़र आ जाएगा, तो उसने वहाँ पे चोंच मार देनी है। अंदर से जो आंत है वो बहुत नरम होती है, वो चोंच बर्दाश्त नहीं कर सकती, फ़ौरन ही उस पर फिर ब्लीडिंग होने लग जाती है। फिर साथ ठहरा और चूज़ा उसको ब्लीडिंग वाली जगह को फिर कट करता है। इस तरह करते करते वो चूज़ा तो आपका एक्सपायर होने के करीब पहुंच जाता है। इसी तरह से फिर बाकी जिसने काटा था उसको खून की लत लग जाती है। तो जब इसको लत लग गई तो फिर इसने वही चीज़ तलाश करनी है, कहाँ है वो रेड चीज़, उसको जो है ना फिर उसने चोंचे मारनी है। इसलिए आपने डार्क एटमॉस्फेयर रखनी है। मैं आपको बता दूं, आपके परिंदे नंगे भी नहीं होंगे। सेल करते वक्त जो इशू होता है कि यार जो परिंदों के पर नहीं होंगे वो हम नहीं उठाएंगे, आपने इन्हीं दिनों से ही उसकी केयर करनी है कि उसके पर भी सलामत रह जाए। मध्यम रोशनी जो है ना वो बेहतरीन सलूशन है और एक्टिव ग्रोथ के लिए। तो ब्रूडिंग टाइम इसका तो वैसे तो सर्दियों में हम 1 महीना समझते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, आपने 10 से 12 दिन इसको ब्रूडिंग टाइम के लिए यानी कि रोशनी का उसी तरह से इंतज़ाम रखना है। उसके बाद आपने इसको मध्यम एरिया में लेके चले जाना है और आपने सारा फला की मध्यम लाइट के अंदर पालना है। एक तो आपकी लाइट पे जो कास्ट आएगी वो कम होगी, दूसरा आपके परिंदे नहीं काटेंगे, तीसरा इसके पर नहीं उतरेंगे। तो मध्यम लाइट के बहुत सारे फ़ायदे हैं गाइज़। वीडियो आज की बहुत लंबी होगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है एक्चुअल फार्मर्स, क्योंकि हमने बहुत सारी व्यूअर्स देखी हैं कि जिसमें कोई वीडियो बनाता है किसी फार्मर का, जाके इंटरव्यू लेता है, भाई आप ये कहाँ से चूज़ा लिया, आपको क्या बच गया, ये बच गया, वो बच गया, इस तरह की जो ऊपर वाली बातें होती हैं ना, तो वो हमें सुनने को मिलती हैं वीडियोस के अंदर।
जहाँ तक एक फार्मर के लिए एक्चुअल इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस होती हैं कि फार्मर को करना क्या चाहिए, तो मेरा चैनल बनाने का पर्पज़ सिर्फ़ और सिर्फ यही है। ना मेरे इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, ना मेरे यूट्यूब से कोई पैसे बन रहे हैं जिसके लिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ। जस्ट ये था कि मैं अगर किसी मसले में मुब्तला हो जाता था तो मैं नेट से सर्च करता था, सच यूट्यूब से, कि यार मेरे चूज़े को ये प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं इसको क्या सलूशन करूँ, किस तरह से उसकी प्रिकॉशंस करूँ, क्या ट्रीटमेंट करूँ। तो मुझे इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बिल्कुल नहीं मिली। तो पहले 2 साल तो मैंने बड़ी मारें खाई हैं और बड़ा डाटा नॉलेज इकट्ठा किया है मशवरे कर कर के। फिर उसके बाद जब हम थोड़ा सा यूँ समझते हैं, पहले हम बिल्कुल अंधे थे, अब थोड़े से काने हो गए हैं, थोड़ी सी उसमें हमें जो नॉलेज आई है, जो समझ आई है, तो वो अपना जो रियल एक्सपीरियंस है वो अपने फार्मर्स दोस्तों के साथ, ताकि अगर उनको इस किस्म का इशू हो तो ये मेरे आजमूदा जो ट्रिक्स हैं तो ये वो इस तरह से हैं, उनका अपना भी एक्सपीरियंस होगा, तो ये थोड़ा सा एडिटिव हो जाएगा, बंदा सारी ज़िंदगी सीखता है। तो ये सीखने सिखाने के लिए ये जस्ट मैंने चैनल बनाया है। आप इसको सब्सक्राइब करें, उससे यही होगा कि जो लेटेस्ट वीडियो होगी इंशाल्लाह वो आपके पास पहुंचती रहेंगी। अपना और अपने बच्चों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।